Welcome again to live session of Manolog classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. Today is 8th December 2023. So now we come to the important news in today's newspaper. Central announces 1500 crore aid to Tamil Nadu and Andhra Pradesh after cyclone wreaks havoc. तो बेसिकली यहाँ पर एक साइक्लोन आया जिसकी वजह से वहां पर प्रॉब्लम और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 493 करोड़ रुपीस रिलीज किए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को एंड 450 करोड़ रुपीस रिलीज किए तमिलनाडु गवर्नमेंट को। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का नाम मिचुआंग जो है इसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, apart from this the center approved another tranche of 561 crore rupees for Chennai for flood मिटिगेशन एफर्ट। तो वहां पर जो फ्लड आई है तमिलनाडु में उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मिटिगेट करने के लिए 561 करोड़ रुपीस और इनको दिए गए। अब ये जो एड दी गई है इट विल बी काइंड ग्रांट। ठीक है, तो इसका मतलब जो 1500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार ने दो उनको दिए हैं स्टेट्स को, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को, ये एक सहायता के तौर पर दिए गए हैं और ना कि एक लोन के तौर पर। सो दिस अमाउंट विल नॉट बी टेकन बैक बाय द सेंटर फ्रॉम द कंसर्न स्टेट्स। ठीक है, ये आपको समझना है। तो देखिए दो तरह से होता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लोन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को और एक ग्रांट देती है। लोन में और ग्रांट में डिफरेंस क्या होता है कि लोन वापस करना होता है और ग्रांट वापस नहीं करनी होती। रेवंत सॉर्न इन एज तेलंगाना सीएम। तो तेलंगाना के नए सीएम बने हैं मिस्टर रेवंत। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक आप लोगों को ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है या मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपको कमेंट करके बताना है रिसेंटली किन किन स्टेट्स में इलेक्शन हुए। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछता है। नाउ Pannun assassination plot likely to be at top of FBI's chief agenda on India visit next week. तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं इट इज ऑफ मिस्टर गुरपतवंत सिंह पन्नून। ठीक है, दिस पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद द खालिस्तान ग्रुप और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट। ठीक है, अब इनके किलिंग के लिए ये एक रीजनेबल एप्रीहेंशन था कि इनकी किलिंग हो सकती है, मतलब इनका मर्डर हो सकता है यूएसए। ठीक, तो इसी बात पर जो यूएसए की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए एफबीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो एफबीआई की फुल फॉर्म होती है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि उनका मर्डर होने के रीजनेबल एप्रीहेंशन। अब उसी रिगार्डिंग जो वहां के चीफ हैं एफबीआई के चीफ, वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। सिमिलर केस जो है वो अकर हुआ था कनाडा में कुछ समय पहले। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि जो कनाडा में हरदीप सिंह नज्जर थे, ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द खालिस्तान, अब खालिस्तान मूवमेंट। तो वहां पर क्या हुआ कि उनका मर्डर कर दिया गया। उसमें कनाडा गवर्नमेंट का एलिगेशन ये था कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट इन्वॉल्व हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंटेंशन ये था कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो सब्सिक्वेंटली इसकी वजह से दोनों देशों के रिलेशन भी थोड़े से स्ट्रेंड हुए। ठीक है, पर बाद में वो नॉर्मल हो गए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनसे पूछा कि इफ यू हैव सम
proof or evidence is against us, then kindly provide them. तो कनाडा ने कोई हमको एविडेंस उस रिगार्डिंग नहीं दी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। सक्सेना रिकॉल्स फाइल फ्रॉम लॉ मिनिस्टर्स ऑफिस साइटिंग डिलेज। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि अभी कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि एक कंट्रोवर्सी चल रही है। कहीं पर कहीं पर एलजी और पर्टिकुलरली दिल्ली में, तो जो दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने जो दिल्ली के लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर कैलाश गहलोत जी, उनके ऑफिस से फाइल मंगाया है और उन्होंने उनको 3 दिन का टाइम दिया है। और यहाँ पर एलजी का एलिगेशन ये है कि उन्होंने फाइल को साइन करने में इनऑर्डिनेट डिले किया है। लेकिन वहीं आपने देखा होगा कि कुछ मामलों में जो कुछ स्टेट्स हैं लाइक तेलंगाना है और केरला है और ये है हमारा पंजाब, वहां पर रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गवर्नर जो है वो अपनी असेंट को विदहेल्ड नहीं कर सकता। अब हम इस थोड़ा सा इसको डिटेल में ऐसे समझेंगे कि देखिए 2 पोस्ट होती हैं, एक होता है गवर्नर और दूसरा होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जनरली जो गवर्नर होता है वो स्टेट्स में पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे फुल फ्लैज्ड स्टेट होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हमारे यूनियन टेरिटरीज में पाए जाते हैं। तो जनरली ये होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो पावर होती हैं वो मेनली होती हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब चीफ मिनिस्टर। अब दिल्ली हमारी जो है वो एक कैपिटल है पूरे देश की, इसीलिए वहां पर दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है, इसलिए दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। और इस स्पेशल स्टेटस के हिसाब से दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, मीन सीएम भी होंगे और एलजी भी होंगे। ये कंट्रोवर्सी काफी दिन तक चली कि हु इज द रियल बॉस ऑफ दिल्ली। तो इसको सेटल डाउन किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि एलजी इज द रियल बॉस ऑफ दिल्ली। सब्सिक्वेंटली जो पार्लियामेंट ने दिल्ली सिविल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में चेंज किया और उसमें बहुत सारी पावर जो है वो एलजी साहब को दे दी, ठीक है। अब इसीलिए कोई भी फाइल अगर वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से या किसी कंसर्न मिनिस्टर के ऑफिस से जाती है तो उस पर फाइनल डिसीजन लेने का जो राइट है वो एलजी के पास है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने लॉ मिनिस्टर के ऑफिस से कुछ फाइल को मांगा है। नाउ यूजीसी नोड सून फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ठीक है। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की फुल फॉर्म होती है और इसने यूजीसी ने कुछ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है उसको चलाने का राइट दे दिया है हायर इंस्टीट्यूशंस और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो जनरली क्या है कि कोई भी कोर्स अगर उसको चलाना है किसी इंस्टीट्यूशन को, तो उसको स्टेट यूनिवर्सिटी की जिससे कि वो एफिलिएटेड है परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन इस मामले में यूजीसी ने उनको डायरेक्ट अलाउ किया है कि वो 3 to 6 मंथ कोर्सेज जो है वो डायरेक्टली चला सकते हैं और इसके लिए उनको जो है कंसर्न यूनिवर्सिटी की परमिशन लेनी नहीं पड़ती। अब देखिएगा जो यूनिवर्सिटी है हमारी वो उसको हम देखें तो वो 3 तरह की होती हैं पर्टिकुलरली, या 4 तरह की हम उसको बोल सकते हैं। एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मतलब जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती हैं और ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है। दूसरी होती है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये स्टेट गवर्नमेंट पे आती हैं, तो मतलब गवर्नमेंट के अंदर आती है। थर्ड होती है हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी 2 तरह की हो सकती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं ये, और एक होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज।
प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की होती है, ना कि सरकार की होती है। तो यहाँ पर इन मामलों में अगर कोई यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है या स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मीन्स उसके जो ओनर हैं और उसके जो वाइस चांसलर हैं वो कोई इंडिविजुअल है, तो इनके पास ऑटोनॉमी ज्यादा होती है। मीन्स जनरल रूल ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को यूजीसी के द्वारा या कंसर्न यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज को, किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, जो यूनिवर्सिटी जिससे वो एफिलिएटेड है उसके कोर्स के हिसाब से ही उसके द्वारा उसमें जो भी कोर्सेज हैं उन्हीं कोर्सेज को वो रन कर सकता है। लेकिन अगर वो एक ऑटोनॉमस बॉडी बन गई है, मीन्स डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई है, तो फिर वो अपने हिसाब से कोर्सेज को वो कर सकती है, लॉन्च कर सकती है, कोर्सेज को मॉडिफाई कर सकती है। Now we come to reservation policy need not be followed. Merit must be sole criteria for appointment of law officers. तो यहाँ पर जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया है और उन्होंने कहा है कि जो लॉ ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है वहां पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। रिजर्वेशन क्राइटेरिया नीड नॉट टू बी फॉलो इन दिस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉ ऑफिसर्स। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? ऐसा उन्होंने कहा है कि देखिएगा, एडवोकेट, देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ यूबिरम फेडाई बिटवीन द एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट। ठीक है, अब ये टर्म यूबिरम फेडाई जो है हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाई थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने यूबिरम फेडाई की जो टर्म है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के किस सेक्शन से संबंधित आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, यूबिरम फेडाई का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। रिलेशनशिप ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ की रिलेशनशिप जो है इनके बीच में होती है। अब अगर कोई एडवोकेट है और वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पर एक बेटर वे में आर्गुमेंट नहीं कर पाएंगे और अगर वो बेटर वे में आर्गुमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनका क्लाइंट केस हार जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट उसमें इम्पोज किया गया है वो प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो जनरल रूल ये है, अगर हम 16 क्लॉज 1 देखें तो ये 16 क्लॉज 1 कहता है कि जो स्टेट है वो 7 ग्राउंड्स पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, ग्राउंड कौन सी है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड डिसेंट, 7 ग्राउंड। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है आर्टिकल 16 क्लॉज 4, और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये राइट देता है, किसको राइट देता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 राइट देता है पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट ऐसे कानून बना सकती है जो कि इसके अगेंस्ट, जो कि रिजर्वेशन जिनमें दिया जा सकता है। तो अगर पार्लियामेंट को लगता है कि किसी कास्ट या किसी रिलीजन के लोग किसी पर्टिकुलर सर्विस में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनको रिजर्वेशन देकर उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं स्टूडेंट्स, वो दिए गए हैं आर्टिकल 12 टू 35। अब सिंस आर्टिकल 16 क्लॉज 4 is a part of this fundamental right, बट जो मैं बात आपको बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना। but the provisions regarding reservation article under article 16 clause 4 is not a fundamental right। तो जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर लो, कहीं लिख लेना बच्चों, क्या लिखना ना, कि reservation provided under article 16 clause 4 is not a fundamental right। मीन्स कोई भी पर्सन
रिजर्वेशन को एज अ फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं कर सकता। इट इज मेयरली एन एनेबलिंग प्रोविजन, ये केवल एक एनेबलिंग प्रोविजन है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट whether it wants to uh, give the reservation to some people or not. So we as a citizen of India cannot claim reservation as a fundamental right. ठीक है। सेकंड पॉइंट, तो जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि लॉ ऑफिसर को जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, और वहां पर लॉ ऑफिसर का जो सिलेक्शन है वो केवल मेरिट के आधार पर ही होना चाहिए। तो इसका पॉइंट ये है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, they do not hold the civil post or they cannot be considered to be holding the government job। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। तो क्योंकि आर्टिकल 16 जो है वो रिजर्वेशन है, एंड दैट इज ओनली with respect to the government job, and according to the interpretations by the Madras High Court, appointment of the law officers cannot be considered as a civil post or a government job, or they cannot be considered as a government employee। इसलिए उनका डिसीजन आर्टिकल 16 के आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अगेंस्ट किसी भी तरह से नहीं। दिस इज द पॉइंट। रेगुलेटिंग डीप फेक एंड एआई इन इंडिया। अभी आप देखेंगे कि पहले हम समझते हैं ये डीप फेक क्या होता है। तो डीप फेक का मतलब होता है किसी पर्सन की वॉइस को कॉपी करना, किसी पर्सन की अपीयरेंस को कॉपी करना, है ना? किसी की वीडियो में, किसी की ऑडियो में उसको एडिट करके किसी दूसरे की बनाना, ठीक है? अब इसके जैसे कई इंसिडेंट्स जो है हमारे देश में हुए हैं। पहला रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, जो एक एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, उनकी जो वीडियो है उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें कि वो नहीं थी, लेकिन किसी और फीमेल की वीडियो को रश्मिका मंदाना की वीडियो बना दिया गया। सेकंड पॉइंट इंसिडेंट अगर हम देखें, तो यहाँ पर कैंपेनिंग में भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे मनोज तिवारी जी, उनकी बहुत सारी वीडियो को सर्कुलेट किया गया व्हाट्सएप पे, ठीक है? इस तरह के जो इंसिडेंट हैं, एक और इंसिडेंट हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है मिस्टर जेलेंस्की, जेलेंस्की को उन्होंने उनको ये कहते हुए सुना गया कि अपने देश के लोगों से कि वो अब हथियार डाल दें। तो अब कंसर्न ये है कि कोई स्टेटमेंट किसी पर्सन ने नहीं दिया, या किसी वीडियो में कोई पर्सन नहीं है, या किसी ऑडियो में कोई पर्सन नहीं बोल रहा, और अगर उसको डीप फेक करके उसको चेंज कर दिया जाता है, तो ये बड़ा ही एक गलत है, ठीक है? ये उसके राइट का भी वायलेशन है, और कहीं न कहीं ये जो है इलेक्शन में भी डिसएडवांटेज कर सकता है कुछ पार्टीज़ को, और कुछ पार्टीज़ को ये एडवांटेज कर सकता है। सो देयर इज़, अब हम इसके समझते हैं कि भई इससे संबंधित प्रोविजंस क्या-क्या हैं, ठीक है? तो ऐसा मतलब इसको हम देखें तो इसका सेक्शन 66 ई है। There is section 66 E of Information Technology Act. This is applicable in case of deepfake crimes that involve capture, publications, transmission of a person's image in mass media, thereby violating their right to privacy। ठीक है? तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीप फेक को कहाँ पनिशेबल किया जा सकता है, सो डीप फेक इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 ई ऑफ द आईपी सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सेकंड पॉइंट ये है कि जो सेक्शन 67, 67 ए और 67 बी हैं, these are also related to the this IT Act, and these can be used to prosecute individuals for publishing and transmitting deepfake that are obscene or content or sexually explicit act। तो मतलब अगर कोई पर्सन डीपफेक के थ्रू कोई ऑब्सीन कंटेंट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट करता है, तो उस पर्सन की लायबिलिटी जो है वो इन रेलिवेंट सेक्शंस में हो सकती है, ठीक है? इसको अगर हम देखें कि इस पे इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर यूएसए ने इस पर एक अभी बिल लाया है यूएसए, और वो क्या है, डीप फेक, दैट इज डीप फेक अकाउंटेबिलिटी बिल 2023।
तो इसी तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाने की जरूरत है इंडिया में, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। लोक सभा टू टेक अप एथिक्स पैनल रिपोर्ट रिकमेंडिंग महुआ's एक्सपल्सन। थोड़ा सा हम इसको समझे तो ये महुआ मोइत्रा जी हैं, शी इज द एमपी एंड बिलोंगिंग टू द दिस टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। इन पर एलिगेशन थे कैश कोर्ट क्वेरी, ठीक है। तो ये इन पर ये एलिगेशन ये था कि ये लोगों से पैसे लेती हैं किसी क्वेश्चन को पार्लियामेंट में पूछने के लिए, ठीक है। और इस रिगार्डिंग एक बिजनेसमैन है, उनका नाम भी सामने आया। अब इनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हुई वो एथिक्स पैनल में हुई, एथिक्स कमेटी के पास इनको भेजा गया, लेकिन वहां पर कुछ फिर डिस्प्यूट हुआ। इनका एलिगेशन ये था एथिक्स कमेटी पर कि दे वर आस्किंग वेरी पर्सनल क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर एथिक्स कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि इनको पार्लियामेंट की मेंबरशिप से एक्सपेल्ड कर दिया जाए, मतलब बाहर कर दिया जाए, ठीक है। तो उस पर अभी वो बिल ये वो दोनों हाउसेज में जाएगा, और जो भी उस पे पार्लियामेंट डिसीजन लेगी दैट वुड बी फाइनल। सुप्रीम कोर्ट टू गिव आर्टिकल 370 वर्डिक्ट ऑन मंडे। तो आर्टिकल 370 थोड़ा ब्रीफ में हम इसको समझते हैं। तो आर्टिकल 370 जो है वो स्पेशल स्टेटस देता था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो हमारी सरकार ने स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। मतलब उसका ये था कि जो इंडिया के कानून हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे। दूसरा पॉइंट ये था कि इंडिया के पास जो है सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन जब इसको स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर को, तो वहां पर डुअल सिटीजनशिप चलती थी, मतलब एक पर्सन सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कहला सकता था, और ही कुड आल्सो बी कॉल्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो पहले तो भारत के कानून वहां पर लागू नहीं होते थे, और अगर हमारी पार्लियामेंट किसी कानून को वहां लागू कराना चाहती थी तो वहां पर वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट थी। वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली परमिशन देती नहीं, ठीक है। तो जिससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। हमारी सरकार ने 2019 में 5 अगस्त 2019 को इसको रिवोक कर दिया, किसको, आर्टिकल 370। और जब आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया तो अब इसकी वो जो सरकार का डिसीजन था इसको रिवोक करने का, यानी कि अब जम्मू एंड कश्मीर से स्पेशल स्टेटस ले लिया गया, और जम्मू एंड कश्मीर को किसमें बना दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर असेंबली। अब इसको चैलेंज इस ग्राउंड पर किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ। तो ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट रिजर्व करके रख दिया, ठीक है। सो ऑनरेबल कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी वर्डिक्ट को रिजर्व कर सकते हैं। ये जो वर्डिक्ट उनका फाइनल वर्डिक्ट रिजर्व किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर, ठीक है, 2023 में। तो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि 11 दिसंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस वर्डिक्ट को प्रोनाउंस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज सेंटर टू गिव डिटेल्स ऑफ इनफ्लो ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी। इन्होंने भारत सरकार से पूछा है कि ये उनको रिपोर्ट दे कि बांग्लादेश से कितने लोग जो है एंटर करते हैं। सिमिलरली देयर इज अ सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, जो माइग्रेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला है दोज हु एंटर्ड इंडिया बिफोर जनवरी 1 1966 वर डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश का है और वो 1 जनवरी 1966 से पहले भारत में आता है तो उसको भारत का सिटीजन मान लिया जाएगा। दोज हु केम इन between January 1, 1966 and March 25, 1971 were registered as Indians provided by they fulfill certain criteria or conditions। फिर आगे कहता है, थर्ड पॉइंट ये है
पीपल हु क्रॉस्ड ओवर टू इंडिया आफ्टर March 25, 1971 वर इलीगल माइग्रेंट। तो मतलब अगर कोई बांग्लादेश का सिटीजन 25 मार्च 1971 के बाद आता है, भारत में एंट्री करता है, तो उसको इलीगल सिटीजन माना जाएगा, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसी बात को जो सेक्शन 66 सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट का, इसको चैलेंज किया गया। तो इसको चैलेंज ग्राउंड पे किया गया कि देखिए कि अगर कोई हमारा जो देश है भारत, वो उसमें पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जो रिसोर्सेज़ हैं वो बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है? अब अगर अदर कंट्रीज़ के लोग भी हमारे देश में इस तरह से आएँगे, तो हमारे अपने देश के जो लोग हैं, उनको रिसोर्सेज़ एडिक्वेटली नहीं मिल पाएँगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि रिसोर्सेज़ ऑलरेडी कम है और अगर अब इन रिसोर्सेज़ को बाहर के कंट्री के लोग आकर यूटिलाइज़ करेंगे, तो ये हमारे देश के सिटीज़न के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अ, पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बताइए कितने लोग जो हैं उन्होंने वो इस तरह से इंडिया में उनकी एंट्री की। सुप्रीम कोर्ट मेक्स वीडियो ऑन द केशवानंद भारती जजमेंट अवेलेबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5 मिनट की एक वीडियो बनाई और उसमें 10 ये वीडियो 10 इंडियन लैंग्वेज में सर्कुलेट की जाएगी। तो मैं थोड़ा केशवानंद भारती के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो केशवानंद भारती का जो डिसीजन है वो 24 अप्रैल 1973 को आया और 13 जज बेंच डिसीजन। तो 13 जज जो हैं अब तक हमारे देश में सबसे बड़ी बेंच जो बनी है बच्चों, वो 13 जजेस की बनी है, ठीक है? तो एक पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे बड़ी बेंच जो है वो किससे उसमें बनी, थर्ड सबसे बड़ी बेंच हमारी केशवानंद भारती के डिसीजन और इसमें 7 इंटू 6 थे वो। अब ये जो है केशवानंद भारती के केस में एक आया था बच्चों, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या आया था? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप केस टू केस मेरे पास लेकर आइए और तब मैं डिसाइड करूंगा वेदर इट अमाउंट टू बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। अब हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिन पर हमारा संविधान टिका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे फंडामेंटल राइट, तो पार्लियामेंट क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझेंगे कि अमेंडमेंट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव अमेंडमेंट पार्लियामेंट किसी में भी कर सकती है, इवन इन द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21A जो है वो हमारा राइट टू एजुकेशन है, जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मतलब इंसर्ट किया गया। तो ये अमेंडमेंट हुआ किसमें? फंडामेंटल राइट में, बट इट इज अ पॉजिटिव अमेंडमेंट। अब अगर कल पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को रिमूव करना चाहती है ना? इलेक्शन के प्रिंसिपल को रिमूव करना चाहती है, फंडामेंटल राइट्स को रिमूव करना चाहती है, तो इसमें जो अमेंडमेंट है इट वुड बी डीम्ड टू बी इन द कॉन्ट्रावेंशन और वायलेशन ऑफ द अदर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। Now we come to next news. USA shared evidence on Kundun issue, Canada did not. तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, श्री जयशंकर प्रसाद जी, इन्होंने कहा है कि अभी जो कुन्नून की डेथ के रिगार्डिंग जो यूएस के एफबीआई के चीफ हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि यूएसए ने कोई हमको इस तरह की एविडेंस नहीं दी। अच्छा, यूएसए ने हमको एविडेंस दी है, ठीक है, लेकिन कनाडा ने इस तरह की कोई एविडेंस नहीं। रिपब्लिकन्स स्टॉल एड फॉर इजराइल यूक्रेन, बाइडेन कॉल्स इट ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर पुतिन, ठीक है। तो जो यूएसए में रिपब्लिकन है, उन्होंने 110 बिलियन डॉलर का जो पैकेज किसको जाता, वो यूक्रेन और इजराइल को जाता, उस पर रोक लगा दी है। तो बाइडेन ने इसको कहा है कि अगर आप उनको ये पैकेज नहीं देंगे तो उनकी जो है हेल्प नहीं हो पाएगी, इसलिए इट वुड बी डीम्ड टू द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर द पुतिन। आप जैसे कि जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया में वार चल रहा है। तो यूक्रेन एक बहुत मतलब एक छोटा कंट्री है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और इतना वो
वेपन्स में इतना कैपेबल नहीं है, तो इसलिए वो जो वेस्ट की कंट्रीज़ हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन इस तरह से उसकी एड को रोकना, ये उसके लिए थोड़ा-सा गलत होगा। So dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper. I will come again with the more next such analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.